To begin with transporting plants, people now pay attention. इस चैप्टर में बच्चों ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो न्यू है, एंड टर्मिनोलॉजीज भी ऐसे बहुत सी है जो हमने पहले कभी शायद पढ़ी होगी आपने, बट अब हम यहाँ पे उनको न्यू अंदाज से देखेंगे. ठीक है. So yes, Pooja, if you also not got the information of joining the WhatsApp group for the new batches, आपका नाम, स्टूडेंट आईडी एंड ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है वो वाला भेज दीजिएगा so that I can send it. हाँ संजना, मुझे पता है बच्चे कि ये चैप्टर डिलीटेड है, बट अभी के लिए डिलीटेड है. आगे आपको नीट के लिए तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना. सो वी आर थिंकिंग कि अभी के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. जैसे ही बैच सेग्रीगेशन हो जाएगा, या फिर मान लो कल से विल डू वन थिंग कि अगर सभी का पोल सेम ही आता है सारे बैचेस में सारे बच्चों का कि मैम पहले सिलेबस करवा दो एंड देन विल गो विद दिस चैप्टर्स, तो विल स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस. ठीक है. मैं सभी बच्चों को ये पूछ रही हूँ कि आप सभी का अगर ओपिनियन सेम आ रहा है तो ही हम फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. आज के लिए तो हम ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस में भी आएंगे, रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट दोनों में भी आएंगे, बट जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स का हिस्सा है. तो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, बट वो आगे भी हमको अप्लाई करना है. तो क्या बोल रहे हो समीक्षा? आप क्या बोल रहे हो समीक्षा? मैं नहीं समझी. नहीं, आपको ये व्हाट्सएप नंबर पे मैं नहीं कॉल करूँ, मतलब मैं नहीं भेजूंगी. आपको फ्रॉम द काउंसलर ही लिंक या फिर मेल आ जाएगा. फिर वो मेल में वहां पे जो व्हाट्सएप लिंक दिया होगा उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है. एंड बाद में फिर जैसे ही सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जाते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव, फिर मंडे तक मान लो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी. एंड मंडे से जो भी सेग्रीगेशन है वो होने लग, मतलब सेग्रीगेटेड बैचेस में नॉर्मल हमारे क्लासेस जो चल रहे हैं वो चलने लग जाएंगे. सो मैं फिर से यही बोल रही हूँ कि मुझे पता है ये चैप्टर डिलीटेड है. अगर सभी की डिमांड आती है कि मैम पहले हम वो चैप्टर करेंगे जो सिलेबस में है एंड इनको बाद में करेंगे बिकॉज नीट में तो हमको इसको पढ़ना ही है, तो हम फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू पीपल, थिंक एंड लेट मी नो. बट अभी आज के क्लास में तो मुझे इसी को पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है जो हम आगे भी अप्लाई करने वाले आगे के चैप्टर्स के लिए. तो थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला सिर्फ वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही करते हैं एंड देन वी कैन स्टॉप. ओके, सो बी देयर विथ मी, डू नॉट लीव द क्लास इन बिटवीन. एंड सभी का ओपिनियन भी मैटर करता है. ओके, सो टू स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्ट, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट किस चीज से होता है? लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ह्यूमन में या एनिमल में हर चीज का ट्रांसपोर्ट, चाहे वो आयन का ट्रांसपोर्ट हो या चाहे वो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो या गैस का ट्रांसपोर्ट हो, तो हर चीज का ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में कौन करता है? हेड से लेके टो तक. हु ट्रांसपोर्ट्स दिस? कैन एनीवन क्विकली टेल मी? अगर किसी ने स्लाइड पढ़ा होगा ना जो मैंने अभी खोल के रखा है तो ये बात जरूर आंसर करेगा मुझे. एंड आपके फोन्स ऑन है, यू कैन स्पीक. यस, वेरी गुड, दैट इज ट्रू. तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो काम आता है ट्रांसपोर्ट में फॉर एनिमल सेल. बट करेक्ट अमृता, प्लांट में तो सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं. तो अब क्या करना है फिर? प्लांट ये करेगा कि वो यूज करेगा कुछ स्पेशल टिश्यूज जिनको हमने पहले भी पढ़ा है, नेम्ड एज जाइलम एंड फ्लोएम. आप ये तो पढ़ते हो कि ये पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, बट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उस चैप्टर को हम उस कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में देखने वाले. बट बिफोर दैट, ट्रांसपोर्ट के माध्यम क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? जैसे अगर मुझे यहाँ से पास वाले ही दुकान पे शॉप पे जाना होगा तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपली पैदल चले जाऊंगी. नहीं, मान लो मुझे और थोड़े दूर जाना है, मार्केट में जाना है, तो मान लो मैं बस ले लूंगी या साइकिल या स्कूटी ले लूंगी. बट अगर मुझे किसी दूसरे शहर या दूसरे गांव ही जाना पड़ेगा तो आई वुड टेक अ ट्रेन और अ बस. तो ट्रांसपोर्ट का जो मोड है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये भी मैटर करता है. तो प्लांट में तो सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, तो प्लांट में जनरली होगा क्या? एक तो होगा आइदर इट विल बी कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम छोटे डिस्टेंस पे भेज रहे हैं. मान लो मतलब ये लीफ में ही अगर आजू बाजू में ही कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगल बगल सेल्स ही पड़ोसी पड़ोसी की सेल्स में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको कहते हैं हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. एंड अगर लीफ से रूट्स तक, रूट से कहीं और तक अगर
डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस चीज को हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। बट लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। पीपल दोज हु हैव जॉइन्ड नाउ, ओके, गॉट इट अंशिका। जो अभी ज्वाइन किए हो सभी के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, जिसको भी मेल नहीं आया है अबाउट न्यू बैच segregation and new joining of the WhatsApp group, drop your name, student ID and email in the chat box so that we can forward it. ठीक है, एंड मंडे से ये सेग्रीगेटेड बैच में ही अब क्लासेस होंगे, पुराना टाइम टेबल जो है वो चेंज होने वाला है। ओके, सो मूविंग फर्दर, अगर किसी मॉलिक्यूल को हम लंबे जगह पे पहुंचा रहे हैं तो उस चीज को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे पानी का, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। बट कुछ चीजें हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस पे भेजते हैं, जैसे कोई आयंस और कोई गैसेस, इनको हम नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं। तो आज की क्लास में मैं कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को बताऊंगी। आपने ये पहले पढ़े हैं, बट आज हम थोड़ा नए अंदाज में देखने वाले। ट्रांसलोकेशन को चलो हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू ओनली द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है एक तो डिफ्यूजन से, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो तीन चीजें। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, क्या कोई यहाँ पे है कि जिसको पहले से पता हो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता क्या है? एनीबॉडी, एनी स्टूडेंट नोस कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है? यस, समीक्षा, कोमल, एनीवन? किसी को नहीं पता है क्या? अभिषेक, आशीष, नो वन? नहीं तो नहीं बोलो ना, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं पता। नहीं पता, ओके ठीक है। हमें ये तो पता है कि सेल में होता है साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, हमेशा मोशन में रहेगा। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड स्ट्रक्चर है जो हमेशा मोशन में रहेगा, एंड बाजू बाजू की जो सेल्स है, उनके आजू बाजू के सेल्स जो होते हैं उनके साथ भी वो अपना मटेरियल एक्सचेंज करता रहेगा। तो ये जो मूवमेंट है साइटोप्लाज्म की सेल के अंदर ही अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसी के वजह से प्रोटीन्स का, मॉलिक्यूल्स का, बायोमॉलिक्यूल्स का पूरे साइटोप्लाज्म में घूमना लगा रहता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो हमेशा ऐसे ऐसे स्टिल नहीं रहता, एक ही जगह पे खड़ा नहीं है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, वो फ्लूइड है, ठीक है ना। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड लॉन्गर डिस्टेंस में हम देखते हैं जो जनरली जाइलम एंड फ्लोएम करवाता है। जाइलम एंड फ्लोएम लॉन्ग डिस्टेंस में काम आते हैं, एंड उसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। अभी लेट्स फोकस ओनली ऑन दिस। Many people you have joined class very late. Please क्लास को ज्वाइन करिएगा 10:15 को, डोंट बी लेट। एंड सेकेंड बात, जिसको भी नहीं मिला है मेल रिगार्डिंग द न्यू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग, प्लीज ड्रॉप योर नेम, आईडी एंड द जीमेल या ईमेल आईडी। ओके, सो ये ट्रांसपोर्ट के मोड्स, मुझे पता है कि आप लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो पहले पढ़ रखा होगा, बट इफ यू नो द डिफ्यूजन एंड फैसिलर डिफ्यूजन, तो इन तीनों की मदद से मॉलिक्यूल जो है वो कम डिस्टेंस पे खुद का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट करना कहाँ है? ट्रांसपोर्ट करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरफ से इस तरफ, या इस तरफ से इस तरफ, मतलब इन टू आउट या आउट टू इन, कैसे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। ओके, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ललित? सो ये डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं है। हमने पहले भी देखा था कि साइटोप्लाज्म में जो भी मेटाबॉलिज्म्स चलते हैं, कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो, हर चीज में क्या होता है, कहीं ना कहीं एनर्जी का खर्चा होता है, कहीं एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, कहीं एनर्जी बनती भी है। बट ये डिफ्यूजन एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का माध्यम है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड होगा, मतलब जहां पे भी कोई मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वहां से वो मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चल देगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिर देखा जाएगा कि भाई यहाँ
पे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ, बाहर की तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा है कि भेज दो फिर इनको सेल के अंदर। अब भेजते वक्त बहुत ही सिंपल तरीके से जाएगा, सिंपली लिपिड मेम्ब्रेन जो है उसको पार करके अंदर चला गया है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा है। पीपल डोंट लीव क्लास इन बिटवीन। यस, पता नहीं। हाँ, दैट मे बी बिकॉज ललित बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं ना, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए इन टाइम ज्वाइन करना, वरना ये थोड़ा बफर करता रहेगा फिर। सो सिंपल वाले डिफ्यूजन में कोई नहीं, मॉलिक्यूल सिंपली मेम्ब्रेन से निकल के दूसरी तरफ चला गया। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी की मदद लेके डिफ्यूजन करना, वेर वी आर टेकिंग हेल्प। फैसिलिटेटेड हिंदी में फैसिलिटेटेड की अगर हम बात करें तो इट इज द मीनिंग कि मदद लिया जाया है किसी चीज का। किसका? तो अगर आप डायग्राम में देखो, कम टू द डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स को अब यहाँ पे भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही जाना है, बट वो बेचारा अकेला यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा जो लिपिड मेम्ब्रेन है ना, ये है हाइड्रोफोबिक। आपको हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ये सारी चीजें तो पता है ना, वाटर हेटिंग, वाटर लविंग। तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से बहुत बार लिपिड मॉलिक्यूल क्या करता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देता, कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने नहीं देता। बट अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है मेरा जो वाटर लविंग है, जो फिलिक है, तो ये और ये दोनों अपोजिट हो गए। अब इसको ये आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, बाहर उसको ढकेलेगा। तो अब क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल जाएगा प्रोटीन के पास। अगर आपको याद है, इफ यू वर अटेंटिवली लिसनिंग टू द बायोमोलिक्यूल क्लास, हमने तभी भी देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स का जो यूज होता है जिसमें प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन कभी हार्मोन का काम करता है, कभी एंजाइम का काम करता है, कभी डिफेंस में बॉडी के, कभी ट्रांसपोर्ट में भी हिस्सा लेता है। तो वो वही प्रोटीन से बच्चों जो हमारे यहाँ पे सेल के ऊपर लगे हुए हैं। एंड ये क्या करते हैं पता है? ओके ललित, देन आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी तो आप जुड़ गए हो। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन के ऊपर बैठा हुआ है। और इसी का काम ही यही है कि जो भी ऐसे मॉलिक्यूल है जो सिंपली मेम्ब्रेन को पार करके जा नहीं सकते, उनको यहाँ से पकड़ के अंदर लेके जाना। तो कोई भी मॉलिक्यूल इसके पास आया, कोई भी मतलब स्पेसिफिक होते हैं, सारे प्रोटीन सारे भी मॉलिक्यूल्स को नहीं पकड़ सकते। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट होते हैं ना, एक दूसरे को स्पेसिफिक होना, वैसे ही तो प्रोटीन इस मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, खुद घूमेगा, अंदर जाके इसको छोड़ देगा। अगेन दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ेगा, खुद घूमेगा, अंदर जाके इसको छोड़ देगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होती है ना प्रोटीन्स की, कि यहाँ से पकड़ा मॉलिक्यूल को, घुमा लिया एंड अंदर की तरफ उसको छोड़ दिया। इस तरह से जैसे मैंने नदी पार करनी है, अगर मुझे स्विमिंग आता था तो मैं सिंपली डिफ्यूजन कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पार कर लूंगी। बट मुझे अभी स्विमिंग नहीं आती, तो आई नीड अ बोट कि मैं एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकूं। तो जो मीडिएटर का काम करता है वो है प्रोटीन, जो हेल्प करने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे भी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही होने वाला है। ये प्रोसेस भी क्या है, पैसिव है, मतलब यहाँ पे भी हमने कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं किया है। बस प्रोटीन चैनल जो है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है प्रोटीन चैनल, या कैरियर भी कहते हैं इनको। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को कैरी करके अंदर की तरफ छोड़ती है। एंड ये बहुत स्पेसिफिक है, कोई भी प्रोटीन किसी को भी ऐसा पकड़ नहीं सकता है। एंड अगर सारे प्रोटीन ने सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ लिया तो हम कहेंगे कि सारे जो प्रोटीन चैनल्स है वो भी सैचुरेट हो गए, भर गए हैं, अब और हम वहां पे ट्रांसपोर्ट करवा नहीं पाएंगे। तो इसी में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोटीन चैनल्स है। फॉर एग्जाम्पल पोरिन्स। पोरिन्स ना बच्चों, ये एक क्लास है प्रोटीन चैनल्स का। बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स होते हैं। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। एंड हर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये मिलेगा, चाहे वो ई के हो पी के हो, मतलब यू कैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, एनी सेल इफ यू टेक, आपको सेल मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन चैनल्स मिलने हैं, क्योंकि ये का काम करते हैं ना।
तो इनको रहना पॉसिबल ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे भी जो ऑर्गेनेल्स है उनके ऊपर भी ये चैनल्स प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए लगते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, अब पोरिन्स में एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक्वापोरिन्स। पोरिन्स क्लास है, उसका एक एग्जाम्पल एक्वापोरिन्स लिया है क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको अगर ये पता होगा कि हमारा जो लिपिड मेम्ब्रेन है, अभी मैंने बताया ये क्या है, फोबिक है, पानी को ये हेट करता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये पानी को हेट कर दो तो पानी आसानी से यहां से ट्रांसफर हो? नहीं ना। तो पानी को फिर लेना पड़ता है ये वाला रूट कि भाई प्रोटीन तू मेरी मदद कर दे, क्योंकि लिपिड बारियर तो मुझे आने देने वाला है नहीं अंदर। तो पानी को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल होगा जिसका नाम है एक्वापोरिन। एंड ये सिर्फ पानी को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल के अंदर, सेल के बाहर, वैक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर, देन माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मेम्ब्रेन जो होते हैं उनके अंदर। तो एक्वापोरिन प्योरली ऐसा पोरिन का क्लास है जो एक्वा मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। एंड इस ट्रांसपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी तो हम देख रहे थे कि भाई इन हो या आउट हो, बट डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है ना उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ओके, आई विल आस्क योर डाउट्स, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करती हूँ, देन इफ यू हैव एनी डाउट यू गाइस कैन स्पीक। सो इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो अगर एक मॉलिक्यूल एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे वो अंदर हो सेल के, चाहे वो सेल के बाहर हो, तो उस डायरेक्शन को या उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे यूनिपोर्ट। एनी सिंगल मॉलिक्यूल गोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। अब अगर 2 मॉलिक्यूल्स है एंड दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, उनको हम कहेंगे सिम्पोर्ट वाले मॉलिक्यूल्स। एंड जब एक मॉलिक्यूल चलता है अंदर तो दूसरा मॉलिक्यूल चल देता है बाहर की तरफ, एंटीमोर। तो एंटीपोर्ट मतलब 2 मॉलिक्यूल्स अपोजिट जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम, ये मान लो दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही है। सोडियम अगर अंदर गया सेल के तो पोटेशियम को तो बाहर आना ही है। एंड ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा ऑस्मोटिक बैलेंस सेल का मेंटेन करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं। तो हमने 3 ऐसे क्या कहते हैं मेथड्स देखे कि जिससे मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा। एक ही डायरेक्शन में एक ही मॉलिक्यूल तो यूनिपोर्ट, एक ही डायरेक्शन में 2 मॉलिक्यूल तो सिम्पोर्ट, एंड 2 डायरेक्शन में अलग अलग 2 अगर मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो एंटीपोर्ट। यस, नाउ इफ यू कैन टॉक, यू कैन टेल मी कि अगर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये जो हमने पाथवेज देखे, यहां तक कुछ नहीं समझा है तो यू कैन आस्क। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि पोरिन्स जो होते हैं वो सारे ऑर्गेनल्स में होते हैं क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, सारे ऑर्गेनल्स में नहीं है वो। इसका आंसर, अगर सेल वाले चैप्टर, जब आपकी यूनिट टेस्ट थी ना अक्टूबर में, उस दौरान जब सेल चैप्टर को रिवाइज किया था तब मैंने कहानी बताई थी। आई डोंट रिमेम्बर आप वो कौन सा बैच था। तो आपने इसके ऊपर पूछा ना वो क्वेश्चन, हु इज दिस अमन, राइट? यस मैम। हाँ, मुझे पता है यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्यों एंड बाकी ऑर्गेनल को क्यों नहीं, है ना? यस मैम। तो ये बहुत सही पकड़ा आपने। मैं सोच ही रही थी कि ऐसा और कोई है जो इसको पकड़ेगा। तो देखो, ये इन दोनों के ऊपर इसलिए है, अगर आपको ये कहानी पता है कि दीज वर द एक्चुअली इंडिविजुअल लिविंग पीकेज। सबसे पहले जब धरती पे सेल बने, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स बने, जब ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनने लग गया एंड जब सेल्स की बनने की शुरुआत हुई, तब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोकैरियोट थे। बट इवेंचुअली इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जब उत्क्रांति होती गई, एवोल्यूशन होता गया, उस दौरान कुछ प्लांट सेल्स ने क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ कर लिया, खुद का हिस्सा बना लिया, एंड तब जाके वो, तब से वो प्लांट सेल में है। एंड ऐसे सेल्स जो क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ नहीं कर पाए वो बाय डिफॉल्ट एनिमल सेल बन गए जिनके पास सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो जो कि ये पहले अलग से रहते थे, तो इनका खुद का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं, तभी इनके मेम्ब्रेन पे प्रोटीन चैनल्स दिखेंगे। तो दिस वाज द स्टोरी जो मैंने सेल के चैप्टर में बताई थी। एनीवेज, सो नाउ इट्स क्लियर। यस मैम। और इंडिपेंडेंट है, बट सेल्फ इंडिपेंडेंट है इसीलिए उनके ऊपर प्रोटीन चैनल लगा है, ये उसका लॉजिक नहीं है। अमन क्लियर? यस मैम, मैं और ये मेरा एक और डाउट था कि जो भी ऑर्गेनल्स है उसके ऊपर तो बाई लेयर होगी, तो उसी में ये होगी प्रोटीन चैनल, या फिर जिसमें सिंगल लेयर है उसमें भी हो सकती है? जैसे कि सिंगल लेयर मतलब कौन सा वाला? जैसे कि मैम फूड वैक्यूल या लाइसोसोम जो है उस वो तो सिंगल लेयर का है ना? आपको वही बताया कि ये सिर्फ जो पोरीन्स है, these are only found on the membranes of plastid, mitochondria, bacteria and the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन मतलब जो हमारा सेल का सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है, उसके अलावा किसी भी मेम्ब्रेन पे ये पाया नहीं जाएगा। यस मैम। वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन है, वो सिंपल पानी का डिफ्यूजन कर लेगा। ये बाय लेयर नहीं है लिपिड का, वहां पे ये 2 लेयर वाला है। बट टोनोप्लास्ट जो होता है वैक्यूल का सिंगल मेम्ब्रेन, वो बाय लेयर नहीं होता है। और मैम ये मुझे पूछना था कि जो डबल लेयर है उसमें सिर्फ पोरिन से ही जा सकते हैं या फिर कोई और रास्ता है उसका बहुत जाने सारे प्रोटीन चैनल्स, ये तो एक एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो सम लार्ज साइज पोरिन्स, मतलब लार्ज साइज वाले एग्जांपल दिए हैं, कुछ स्मॉल साइज भी है प्रोटीन चैनल्स, कुछ बड़े भी है, बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन चैनल्स है। एंड यहाँ पे हमने सिर्फ वाटर वाले पोरिन्स को एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा भी प्रोटीन चैनल्स होते हैं। There are many different kinds of porins, and porins के अलावा भी protein channels है। We are not going to study that because that is not required. Okay, है। यस मैम। सिर्फ एग्जांपल आपके सिलेबस के लिए या फिर फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। एक्वापोरिन्स में बहुत बार क्वेश्चन बना है यार, इसलिए। ये वाली क्या कंफ्यूजन है? नहीं, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड। समीक्षा? नो मैम, इससे पहले वाली। ये यस मैम। नो मैम, जो अभी आई थी। ये वाली? यस मैम। इसमें कुछ नहीं बताया मैंने यही बताया यहाँ पे कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स जो मदद करती है ना, उन्हीं प्रोटीन का मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल पोरिन्स वाला प्रोटीन चैनल। तो पोरिन्स वाला प्रोटीन चैनल मान लो कहाँ कहाँ पे मिलता है हमको, वो सारे मिलते हैं हमारे नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन पे भी मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे भी मिलते हैं। तो ये पोरिन्स वाले प्रोटीन चैनल्स जो होते हैं, इन्हीं का मैंने और एक सब एग्जांपल लिया। ये तो एक क्लास हो गया बड़ा, तो उनका एक सब एग्जांपल आता है एक्वापोरिन्स, जिसको हम वाटर चैनल्स भी कॉमनली कहते हैं। तो ये भी रहेगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ये वाला एक्वापोरिन भी रहता है। इसका काम क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ भेजना, चाहे वो सेल हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि लिपिड बाय लेयर पानी का हेटिंग है ना, इट इज हाइड्रोफोबिक, तो ये पानी को सिंपली डिफ्यूज नहीं करने देता है। तो इसलिए पानी को प्रोटीन चैनल्स की मदद लेनी पड़ती है। बस इतना ही बताया था मैंने। एंड वो एक्वापोरिन्स वाले प्रोटीन्स होते हैं जो पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है? ओके मैम, क्लियर। यस। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आई नो मेनी ऑफ यू नो दिस। कैन एनीवन टेल मी कि क्या होता है ये? यस प्रियांशी? नो वन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट? मैम मैं बता सकता हूँ। बोलो अमन। मैम ये एक एक्टिव प्रोसेस है। लो से हाई जाता है। ओके ओके समीक्षा रुको, अमन कुछ कह रहे हैं। मैम ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें सेल को एटीपी लगानी होती है, और ये हाई कंसंट्रेशन से या फिर हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ये मूव करता अमन है। उल्टा बोले। समीक्षा वाज राइट कि यहाँ पे सॉरी मैम, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द
लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। सो समीक्षा आप जो कह रहे थे वो सही था, अमन सही था। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं ऊपर से अगर नीचे आ रही हूँ गाड़ी लेके, अगर उतार चढ़ाव तो होता रहता है हमारे जिंदगी में भी और रोड्स पे भी, तो रोड्स पे अगर मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ उतरती हुए जगह पे, तो मैं गाड़ी को अगर बंद भी कर दूंगी ना तो भी मेरी गाड़ी आराम से नीचे आके रुक जाएगी। बट अगर मुझे ऊपर चढ़ना होगा तो गाड़ी को ऑन करना होगा, एक्सीलरेशन दबाना पड़ेगा, तब जाके मैं ऊपर चढ़ूंगी, मतलब एनर्जी। नीचे से ऊपर जाने वाला फंडा है, ये बहुत तकलीफ देता है। सो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाने का जो मॉलिक्यूल करता है ना, वो वाला ट्रांसपोर्ट लगाता है एटीपी का खर्चा, क्योंकि प्रोटीन तो है ही, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे भी सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकता, मतलब सिंपली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भी प्रोटीन की तो मदद लगेगी ही हमें, साथ ही प्रोटीन को लगेगा कि भाई तू मुझे एटीपी देगा तो ही इस मॉलिक्यूल को मैं घुमा के अंदर लेके जाऊंगा। सो उसको एटीपी लगाना इसलिए पड़ा क्योंकि भले ही हमको एक साइड पे प्रोटीन का, सॉरी सब्सटेंस का, कोई भी मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, फिर भी हमको लोअर से हायर ही जाना पड़ रहा है। ये सेल की डिमांड है, सेल की जरूरत है, और ऐसा बहुत बार सेल करता भी है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिमांड। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये सेल की जरूरत है। तो ऐसे जब हम लो टू हाई जाते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड पहले हमने क्या देखा? हमने देखा अलोंग या टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट जाना मतलब क्या करना? हम किसी के खिलाफ जा रहे हैं, मानो किसके खिलाफ जा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ जा रहे हैं। दैट्स व्हाट इज सेड एज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी जहाँ सब प्रोटीन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, एंड दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द इनहिबिटर। इनहिबिटर को हमने एंजाइम में भी पढ़ा है कि कैसे एंजाइम के साइड पे कभी कभी सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आके बैठते हैं ना, वैसे कभी कभी प्रोटीन वाले चैनल के ऊपर अगर इसकी जगह कोई और आके बैठ गया, तभी इससे क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट जो है वो खत्म हो जाएगा या ट्रांसपोर्ट नहीं होगा सही से। सो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ज्यादा हमारे पास डिटेल कुछ नहीं है, इतना ही कि वो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन है एंड एटीपी का यहाँ पे लगने वाला है खर्चा। तो अगर हम तीनों प्रोसेस को एक बार फिर से कंपेयर करके देखें तो झट से देखो कि सबसे पहले अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें तो हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कहाँ कहाँ यूज किया? यस अमृता, वेरी करेक्ट, सही बात है अमृता। हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को सिर्फ इन दोनों वाले ट्रांसपोर्ट में यूज किया है, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव। सिलेक्टिव कौन है? सिलेक्टिव वो है जिनके पास प्रोटीन है, सैचुरेट भी वही होंगे जिनके पास प्रोटीन है। तो डिफ्यूजन में तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। अपहिल ट्रांसपोर्ट तो अब भाई होगा सिर्फ एक्टिव में, एंड एटीपी भी सिर्फ अब होगा एक्टिव में। तो ये चीज तो फैसिलिटेटेड एंड सिंपल डिफ्यूजन में नहीं है। आई होप आपको ये टेबल एक बार देखो, सब लोग रीड द टेबल केयरफुली। दिस विल गिव यू क्लियर पिक्चर कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है एंड किसकी जरूरत पड़ रही है। एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, देन टेम्परेचर हो गया। अच्छा मैंने इसको लिखा है एक्चुअली, जो अफेक्ट करते हैं प्रोटीन चैनल्स को। सी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, प्रेशर, परमेबिलिटी, साइज मॉलिक्यूल का, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स, ये सारे क्या है? ये सारे फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकती है। टेम्परेचर अगर चेंज हो गया है, साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है मॉलिक्यूल की, कंसंट्रेशन अगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो डिफ्यूजन के रेट्स को या ट्रांसपोर्ट के रेट्स को ये खराब कर सकती है। पीपल, व्हाई आर यू लिविंग क्लास इन बिटवीन? ओके, वी विल डील विद द लास्ट वन कॉन्सेप्ट, ऑस्मोसिस। आई नो कि आप लोगों को ये पता है, तो मुझे कौन आंसर करेगा? ललित, क्लास तो ज्वाइन कर चुके हो, कोई आंसर कर दो अभी। है क्या ललित? ललित ने छोड़ दिया क्लास? ओके, एनीवन एल्स? प्रियांशु, संजना, ओवी शर्मा, कैसे हो ओवी? नहीं, अभी अमन एंड समीक्षा कोई आंसर नहीं करेंगे, एनीवन अपार्ट फ्रॉम देम। ऑस्मोसिस तो ना मैं अभी 6th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को लाऊंगी ना तो भी आंसर करेगा मुझे वो। तो एनीवन क्विकली? मैम इसमें जो होता है वाटर जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। सही है हरिओम, ओके, बट आधा हुआ, थोड़ा इसको कंप्लीट कर दो।
complete the definition. मैम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है और ये नहीं, स्लाइड पढ़ो। ये रह गया ना। ये तो सही बोला कि वाटर का जो जाना होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है, बट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जब ये सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं ऑर्गेनल्स के वगैरह, तो मेम्ब्रेन्स की तरफ जब वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। एंड जनरली ऑस्मोसिस को जो मेंटेन करता है सेल में प्लांट के, वो होता है एक तो सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो यही दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को या फिर ऑस्मोसिस को मेंटेन करने में सेल के अंदर। अब चलते हैं थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद आपने पहले ना पढ़ा हो। नाउ पे अटेंशन, क्योंकि जो भी छोड़ गए हैं उनका बहुत नुकसान हो गया है। सो दोज हु हैव स्टे बैक लिसन। अब अगर आप यहाँ पे देखो, वी हैव टेकन सॉल्यूशन ए एंड बी। इनमें हमने एक सॉल्यूशन में लिया है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कुछ सोल्यूट की मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है, बट यहाँ पे ज्यादा है सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स। अगर आप देखोगे दे आर मोर, एंड यहाँ पे सोल्यूट की मॉलिक्यूल जो है वो कम है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ऑस्मोसिस होगा इस डायरेक्शन में, यस अमृता करेक्ट। तो आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ अबाउट द वाटर एंड सोल्यूट। तो ध्यान दो, क्या किसी को पता है कि प्योर वाटर मतलब कौन सा वाला पानी? Yes, ma'am. बोलो, व्हाट इज प्योर Distilled, वाटर? distilled water. The water Yes. we get from distillation process. करेक्ट। तो डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पे क्या करा जाता है, जहां पे पानी में से जो आयन्स होंगे या जो इम्प्योरिटीज होंगी, उन सारे सोल्यूट्स को, उनको हम एक साथ कहते हैं सोल्यूट्स। सोल्यूट्स को निकाला जाएगा, रिमूव किया जाएगा, एंड जब सिर्फ H2O मॉलिक्यूल बचता है, दैट इज कॉल्ड एज प्योर वाटर। जो हम पानी पीते हैं ना, फिल्टर का पानी, आरओ का पानी, ये कोई प्योर पानी नहीं है। प्योर पानी टेक्निकली या केमिस्ट्रिकल लैंग्वेज में हम प्योर पानी उसको कहते हैं जहां पे सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स हो और कोई सोल्यूट वहां पे ना हो। तो प्योर पानी में जब H2O ही की हम बात करते हैं, तो हर मॉलिक्यूल में, चाहे वो वाटर हो, सोल्यूट हो या एनीथिंग, एनी सोल्यूशन, एनी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट समझते हो ना आप लोग, अभी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो हर मॉलिक्यूल का अपना खुद का एक फ्री एनर्जी होता है, सही बात। तो जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल। तो वाटर का, प्योर वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल का जो पोटेंशियल है, जिसको हम इस तरह से दिखाएंगे, एक्चुअली ये चैप्टर में आगे है, बट आपको मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी बता रही हूँ ये आइडिया। तो वाटर का जो पोटेंशियल है प्योर वाटर में, प्योर वाटर में मतलब जहां पे सिर्फ H2O हो, वो हमेशा कहलाता है इट इज इक्वल टू ऑलवेज 0। ऐसा क्यों, वो अब समझ में आएगा थ्रू द एक्सपेरिमेंट। सो अब आओ एक्सपेरिमेंट की तरफ। सो अब मैं अब क्या कर रही हूँ, ये वाला ही चीज मैं आपको फिर से यहाँ पे बताती हूँ। देखो मैंने क्या किया है, एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है पानी का। ध्यान दो बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, ओपन योर आईज एंड ईयर्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 पानी के मॉलिक्यूल दोनों भी चेंबर में लिया है, एंड ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हमारा। क्या ये लिखा है क्या, मतलब ये साई लिखा हुआ है भाई, साई वाटर पोटेंशियल लिखा हुआ है, साई डब्ल्यू। ये साइन है, साइन, दिस इज अ साइन, ग्रीक साइन है ये। आगे पढ़ोगे उस साइन के बारे में, अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, बट वो इसलिए दिया क्योंकि आपको ये पढ़ाना था। ठीक है, ध्यान दो। अब मैंने एक चेंबर में लिया है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, दूसरे में भी लिया है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ पे मैं कुछ सोल्यूट को ऐड कर रही हूँ। अरे हो गया, हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ सोल्यूट को ऐड करा।
सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, नमक ले लो चाहे शुगर ले लो, ऐसी कोई भी चीज जो पानी में घुलेगी। मान लो मैंने 4 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए यहाँ पे, अब क्या होगा, मेरे सॉल्यूट जो है वो पानी में डिसॉल्व होंगे, मतलब पानी के साथ इंटरैक्ट करेंगे, H2O के साथ इंटरैक्ट करेंगे। उससे क्या हुआ, 10 में से 4 वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ इंटरैक्ट कर गए, तो अब रहे मेरे पास सिर्फ 6 वाटर मॉलिक्यूल इस चेम्बर में। बट यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट का एडिशन नहीं है, तो यहाँ पे 10 के 10 इंटैक्ट वैसे ही है। अब पानी की एक आदत ये है कि वाटर हमेशा सोल्यूट का पीछा करता है, वाटर ऑलवेज फॉलोज द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे भी उनको लगता है कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रखा है एंड पानी का कॉन्सेंट्रेशन घटा है, तो तुरंत सोल्यूट की तरफ वो भागेगा टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, एंड ऐसा होता है। तो अब क्या होने वाला है, यहां से कुछ मॉलिक्यूल को इस तरफ भेजा जाएगा, क्योंकि ये 6 है एंड ये है 10, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को क्यों भेज रहे हैं फ्रॉम द मेम्ब्रेन, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कब आएगा, 6 में से अगर मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया तो 8, यहाँ से 2 को निकाल दिया तो 8। अब आया इक्विलिब्रियम, दोनों भी तरफ मेरे पास रहे 8 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब अगर ऑस्मोसिस को मैं डिफाइन करूंगी, तो पानी का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे पानी का पोटेंशियल ज्यादा था, फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा थे कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ने पानी को पकड़ लिया है, तो यहाँ पे प्योर पानी का मॉलिक्यूल घट गया। तो प्योर पानी के मॉलिक्यूल्स अब क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन से यहाँ की तरफ मूव करने लग जाएंगे, तब तक जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम को अचीव ना हो। So water moves from its region to higher concentration to its lower until the equilibrium is achieved. इसलिए यहाँ पे भी अगर इस डायग्राम में भी देखोगे आप, यहाँ पे सोल्यूट्स कम है, यहाँ पे ज्यादा, इसलिए पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, जब तक कि जहां तक दोनों के भी चेम्बर में, दोनों के भी सॉल्यूशंस में पानी के मॉलिक्यूल्स इक्वल ना हो, इक्विलिब्रियम ना हो, तब तक पानी का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। इतना क्लियर। तो वाटर पोटेंशियल मतलब क्या, वो जो फ्री एनर्जी होती है पानी के मॉलिक्यूल्स की, उनको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। जैसे ही यहाँ पे सॉल्यूट ऐड हुआ, वाटर पोटेंशियल घटने लग गया, क्योंकि सॉल्यूट ने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ लिया है, तो उसकी हमने एनर्जी को डिस्टर्ब किया है। इसका मतलब क्या, सॉल्यूट पोटेंशियल हाई हुआ तो वाटर पोटेंशियल लो होना है। एंड सोल्यूट पोटेंशियल मतलब क्या, कि जब भी सोल्यूट कोई भी सॉल्यूशन में या कोई पानी में घुलता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिसॉल्विंग दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सोल्यूट। कभी कभी इसको ऑस्मोटिक भी टर्म देते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल, दोनों का मतलब सेम। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर मैं वाटर पोटेंशियल कह रही हूं, इसका मतलब मैं वाटर की जो फ्री एनर्जी है, फ्री मूवमेंट होता है पानी का सॉल्यूशन में, उसकी बात कर रही हूं। एंड अगर मैं सोल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात कर रही हूं, विच मीन्स कि इसने पानी में घुल के इसके पोटेंशियल को कम कर दिया है, सॉल्यूशन के पोटेंशियल को कम कर दिया है। तो व्हेनेवर यू ऐड एनी सोल्यूट, सॉल्यूशन का पानी का पोटेंशियल कम हो जाएगा। हम जो भी पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी हो, आरओ का पानी हो, वो हमेशा एक सॉल्यूशन कहलाएगा, प्योर वाटर नहीं कहेंगे हम उसको, क्योंकि प्योर वाटर सेज ओनली H2O मॉलिक्यूल्स। एंड हमारे सॉल्यूशन में बिकॉज उनमें कई कई आयंस होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें एडेड होता है प्योर वाटर में, इसलिए उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन में रहेगा। क्यों, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को या सोल्यूट पोटेंशियल को नेगेटिव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बेचारा जाके पानी के पोटेंशियल को घटा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका साइन हमेशा नेगेटिव रहता है। टेक्निकली पता है बच्चों, अर्लियर टाइम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते थे, बट अभी हम न्यूमेरिकल्स के लेवल पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आप साइन याद रखो एंड कॉन्सेप्ट याद रखो। यहाँ पे डेफिनेशन रखने की चीज नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी चीज को बाय हार्ट ना करिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तो ये चैप्टर आपको इजी जाएगा। एंड ऑस्मोसिस को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि आगे फोटोसिंथेसिस या सर्कुलेशन जैसे चैप्टर में भी, जैसे जब भी गैसेस का एक्सचेंज होता है तो वहां पे भी ऑस्मोसिस ही करता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन बाय द ऑस्मोसिस इन प्लांट एंड ह्यूमन बॉडी, इसलिए इसको समझना जरूरी है, इसके पोटेंशियल्स को, इसके प्रेशर्स को समझना जरूरी है। ओके, बिफोर आई टेल यू दिस, इज एवरीथिंग क्लियर? यहाँ पे वो क्या सो गए यार, कहानी बता रही है मैम, हम तो सो जाते हैं।
नो मैम। ओके, क्लियर है मैम। अमन को छोड़ के सब सो गए क्योंकि एक तो बहुत बोरिंग बायोलॉजी होती है थ्योरी, ऊपर से एक तो नहीं केमिस्ट्री। मैम सुन रहे हैं। नहीं अमन, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। यस मैम। गुड इवनिंग। जो भी सो के उठा, ओवी शर्मा ने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? गुड गुड गुड। सुन रहे हैं मैम। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को एट अ स्ट्रेच समझ में आ गया। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। नहीं, इसी यहीं पे समझाती हूँ मैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, लेट्स चेंज अ पेन कलर। व्हाइट कलर है ही नहीं शायद यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये समझाया कि सोल्यूट जो क्या करेगा, पानी में घुलेगा एंड पानी की पोटेंशियल को कम करेगा। अब ये करते समय सोल्यूट करता है प्रेशर लगाने का काम, कि वो पानी को रोकेगा। यहाँ पे इट विल ट्राई टू स्टॉप द एंट्री और प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सोल्यूशन। साथ ही कभी कभी आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया है सेम शुगर सॉल्यूशन का, जिसपे उल्टा फनल रखा है एंड फनल को भी ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर दिया है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ पीपल। सो अगर एक्सटर्नल प्रेशर कोई लगाता है या सोल्यूट भी खुद भी एक प्रेशर लगाता है वाटर को रोकने के लिए, यहां से ना ये सोल्यूट रोकने की कोशिश करते हैं पानी को, तो वो जो प्रिवेंट करने का वाला प्रेशर है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो किसके तरफ से लग रहा है? जो लग रहा है सोल्यूट्स की तरफ से। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। ये एक जनरल टेंडेंसी है, कभी भी आप मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करते देखोगे, एक तो वो इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनेंगे या फिर एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप प्योर वाटर में देखोगे तो वो जीरो रहेगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी प्योर वाटर का जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में H2O के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो वहां पे प्रेशर लगाने वाला सोल्यूट भी नहीं है एंड घुलने वाला भी सोल्यूट नहीं है, तो पोटेंशियल भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है। बट जो साइन की हम बात करते हैं ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अभी जो मैंने बोला ऑस्मोटिक ले लो या सोल्यूट पोटेंशियल, ये हमेशा नेगेटिव साइन में लिखा है हमने। मीन्स हम लोग उसको हमेशा नेगेटिव साइन में पढ़ते हैं। बट प्रेशर जो लगता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। दे आर ऑलवेज अपोजिट। इन दोनों का काम तो सेम ही है। यहाँ पे पानी का पोटेंशियल घटाता है, ये भी पानी का पोटेंशियल घटाता है, बट दोनों की साइंस जो है वो अपोजिट लगते हैं। ऐसा ही हमने पढ़ा है एंड न्यूमेरिकल्स भी फिर से इसमें से बनते हैं, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है। तो सिर्फ साइंस भी अगर आप याद रखोगे तो भी काफी है। एंड सोल्यूट पोटेंशियल ना बच्चे कुछ ऐसे दिखाते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। तो ये चीज मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको जब वाटर पोटेंशियल पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी देखा होगा या अभी कोई देख रहा होगा, तो सीक्वेंस वाइज अगर जा रहे हो तो पहले है ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ना उन्होंने चालू किया है डायरेक्टली, आ गया ये प्लांट वाटर रिलेशंस लिया है एक्चुअली पहले। बट वो क्या होता है प्लांट वाटर रिलेशंस में, थोड़ा सा हमको पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज सोल्यूट पोटेंशियल, एक्टिव पोटेंशियल एंड ऑल। इसलिए मैंने ऑस्मोसिस को ऊपर से सीक्वेंस में थोड़ा सा शफल किया है। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं किया है मैंने। तो दैट्स व्हाट आई हैव डन। फाइन, टिल नाउ एनीथिंग, एनी डाउट? किसी को भी किसी भी तरह का कुछ भी डाउट, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर हो या ऑस्मोसिस हो, यहाँ पे कुछ भी कोई डाउट है? मैम ऑस्मोसिस में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या है क्वेश्चन? मतलब मेरे पास अभी एनसीईआरटी खोला हुआ नहीं है बच्चे। मैम आपने जो पिछला स्लाइड दिखाया था जिसमें आपने ये बताया था ऑस्मोसिस के बारे में, वो स्लाइड आप एक बार निकालिए, मैं उस क्वेश्चन आपको मैं बोलता हूँ। ये वाला? हाँ यही वाला। इसमें वाटर का ये आप ढूंढोगे बच्चों। ये मैंने पढ़ा तो दिया ना कॉन्सेप्ट। नाउ यू टर्न एंड टेल मी। ओके मैम। तो दिमाग इसमें लगाओ। मैम नहीं क्वेश्चन
हाँ, क्वेश्चन बन जाएंगे मैम, ये आपको करवाना है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया सिंपल है। क्वेश्चन। यस मैम। नहीं आएगा तो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी, बट ट्राई तो करो। सब कुछ रेडीमेड होगा तो कैसा होगा, उससे आपको पता भी चलेगा कि कितना कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाती हूँ, जल्दी बताओ। मैम हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसमें सोल्यूट मैम पोटेंशियल। इसमें मैम पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जिसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे कम उसमें, है, जिसमें तो मैंने सॉलिड वाटर मॉलिक्यूल्स पोटेंशियल ज्यादा बताया होंगे, है। यस मैम, जिसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो उसमें वाटर पोटेंशियल कम होगी। सही है, सॉल्यूशन भी ओके। क्वेश्चन सारे सिंपल ही हैं। हाँ सिंपल है, अगर वो पोटेंशियल एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो सिंपल है, वो समझ में आएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा वाटर पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे बताया, और टेक्निकली वो प्लांट रिलेशंस का एक हेडिंग है, उसमें आना चाहिए। बट ट्रांसपोर्ट को हम पढ़ रहे हैं ना, एंड ऑस्मोसिस एक ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा है, इसलिए मैंने सीक्वेंस को थोड़ा शफल किया है। पहले ऑस्मोसिस एंड देन प्लांट वाटर रिलेशंस को हम स्टार्ट करेंगे, तो सिर्फ सीक्वेंस को शफल किया है मैंने, और कुछ नहीं। ठीक है अमृता, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन समझे क्या अमृता? अभी पढ़ा उन्होंने, किस चेंबर का, इन दोनों में से किस चेंबर का वाटर पोटेंशियल कम है, सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन बी, ये क्वेश्चन था। और किसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है फिर? मैम जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा ही होगा ना। पर ज्यादा मतलब यहाँ पे हम अगर नेगेटिव की बात इसमें करें, सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव ही होता है मैम। तो टू मच नेगेटिव मतलब अगर 0 to 1 2 3 पॉजिटिव की तरफ हम जाए एंड 0 to -1 -2 जाए, तो -1 -2 से छोटा है या बड़ा है? -2 मैम छोटा है -1 से। हाँ, तो अगर सॉल्यूट पोटेंशियल में बता रही हूँ कि -2 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ, ज्यादा हो रहा है। दैट इज ट्रू। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, मुझे पता है, बट सोल्यूट पोटेंशियल उसमें ही ज्यादा होगा जिसमें सोल्यूट ज्यादा होंगी। ओके, तो एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं एंड देन रुक जाते हैं। हाँ अमृता, प्लाज्मोलाइसिस के पहले क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब मेरा कहना है कि हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये सॉल्यूशंस का मतलब सब लोग जानते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन। वरना अगर सबने हाँ कहा तो मैं ये नहीं सिखाऊंगी ना, फिर ना बोलना कि मैम आपने सिखाया नहीं। यस मैम पता है सभी को। कितने बच्चे हैं अभी? कुछ 12-13 बच्चे हैं। जिसको नहीं पता यू कैन टेल मी कि नहीं पता है, बात कर सकते हो। someone has raised the hand, you want to say? बताओ सुदेशना। मैम, लगभग सभी को पता होगा। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो जैसे अब तक सभी को पता है कि व्हेन आई से कि कोई भी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, इसका मतलब अगर सॉल्यूशन का कंपेयर करें हम सेल से, तो सॉल्यूशन में पानी की मात्रा जो होगी वो कम होगी एंड सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी। एंड अगर हम सेल से इस सोल्यूट जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट है उसको हम कंपेयर करते हैं, तो सेल के कंपैरिजन में यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है एंड पानी कम है, और सेल के अंदर क्या है, पानी ज्यादा है एंड सोल्यूट कम है। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि सोल्यूट का हमेशा पीछा करने वाला है पानी, तो बाय डिफॉल्ट अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा सोल्यूट होने लग गया तो क्या होने लग जाएगा, यहाँ का पानी बाहर की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। एंड रिवर्स केस होगा कब, जब अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट वाला सॉल्यूशन। आप लोगों ने रसना वसना ऐसा कुछ पिया होगा ना, ठंडा ही रसना या कोई जूस पल्प, जिसमें आप क्या करते हो, थोड़ा सा 1 या 2 स्पून पल्प लेते हो एंड उसमें 1 या 2 गिलास तक पानी डालते हो, मतलब सॉल्यूशन को आप हाइपोटोनिक कर रहे हो। पल्प जो होगा वो सोल्यूट करेगा काम, एंड पानी जो होगा दैट विल योर
दैट विल बी योर डाइल्यूटेड थिंग। तो उसको हम उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है विच इज योर वाटर, उसकी मात्रा ज्यादा होती है एंड सोल्यूट की मात्रा होती है कम। अब इसमें डाल दो सेल हमारा। अब सेल को एंड बाहर के सॉल्यूशन को अगर मैं कंपेयर करती हूं तो सेल में अब हो गया सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। अब सोल्यूट ज्यादा है सेल में एंड पानी कम है, तो पानी बाय डिफॉल्ट यहां से सेल के अंदर ट्रेवल करेगा। एंड थर्ड केस है जहां पे मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करूंगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या कि बाहर का वाटर एंड सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन प्लस सेल का वाटर एंड सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, तो यहाँ पे पानी का नेट मूवमेंट विल बी 0 क्योंकि दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन रखा है। बट अब जब मैं प्लाज्मोलाइसिस की बात कर रही हूँ तो मैं उस सेल की बात करूंगी जिसको मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, मतलब जिसका सोल्यूट का मात्रा ज्यादा है एंड पानी की मात्रा कम है, जिसके वजह से सेल के अंदर के जो भी बचा कुचा पानी होगा ना वो भी बाहर आ जाएगा। सी यू कैन सी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, वैक्यूल से एंड साइटोप्लाज्म के सब तरफ से पानी बाहर चला जा रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या होता है, सेल विल नाउ श्रिंक। सो ये जो श्रंकन सेल होता है इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जिसमें पानी बाहर चले जाने की वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, पूरी सिकुड़ गई है। एंड ये तब होता है जब कोई भी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। उल्टा करो, यहां से सेल को उठा के रख दो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब क्या होगा, अब ये होगा कि बाहर से पानी अंदर आने लगेगा क्योंकि अंदर की तरफ सोल्यूट ज्यादा हो गए हैं, तो सोल्यूट का पीछा फिर से पानी करने लग जाएगा एंड सेल विल नाउ बिकम स्वेल या टर्जिड। एंड अगर मैं नॉर्मल सॉल्यूशन में रखती हूँ जहां पे नेट मूवमेंट कुछ भी नहीं है तो हमारा सेल नॉर्मल शेप में रहेगा, फ्लैसिड रहेगा। तो प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या कि जब सेल को हम प्लेस करते हैं किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एंड पानी जो होता है वो क्रॉस कर जाता है बाहर की तरफ, उस सेल को जब श्रिंक करेंगे हम उसको हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। यस, देख सकते हो प्लाज्मोलाइसिस, समझ रहे हो? यस मैम। अब अगर यहाँ पे डायग्राम देखोगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसा झाड़ है जो पूरा सूख चुका है, सी, एंड दूसरा है जो पूरा फ्रेश दिख रहा है हमको, है ना, नाइसली लीफ एंड फ्लावर जो उसको जो फ्रेश दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप किसी प्लांट को पानी नहीं देते हो बहुत दिनों तक, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेल के अंदर से पानी वो जो हो जाएगा लॉस हो जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ सोल्यूट ज्यादा हो गए, मिट्टी में सोल्यूट ज्यादा हो गए, पानी है ही नहीं वहां पे। उससे क्या हो गया, सेल स्टार्टेड श्रिंकिंग, जिसको हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। एंड रिवर्स केस तो हम तब क्या देखते हैं कि पूरा झाड़ मेरा मुरझा गया है बेचारा, एंड रिवर्स केस कि उसको अभी पानी दे दो, मिट्टी में जो सॉइल में पानी डालेंगे हम जैसे ही, तो जैसे ही पानी पूरे प्लांट्स में सर्कुलेट होने लग जाएगा धीरे धीरे, एक झटके में नहीं होता है, मान लो आफ्टर सेवरल आवर्स आप देख सकते हैं कि पानी के वजह से फिर से सेल के अंदर अब पानी चला गया है, क्योंकि कंपैरिजन में अब सारे सेल्स के अंदर सोल्यूट कम हो गया था यहाँ पे, तो पानी डालते ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया एंड पानी ने अंदर ट्रैवल कर दिया। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, जब पानी अंदर ट्रैवल करता है तो एक टाइप का प्रेशर लगाता है सेल वॉल या साइटोप्लाज्म के ऊपर, एंड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड दूसरी तरफ से भी सेल वॉल अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा। ध्यान दो बच्चों, ये बाद में पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, अपने आप से पढ़ने की कोशिश करोगे ना नहीं समझेगा। तो अब क्या हो रहा है, छोटा सा एग्जांपल और लेंगे, अगर ये झाड़ का नहीं समझ में आ रहा है, मैं सपोज बलून को फुगा रही हूँ, ये मेरा बलून है एंड आई एम ट्राइंग टू ब्लोइंग आउट। इनिशियली छोटा सा ही बलून का शेप लेगा, तो जैसे जैसे इसमें और एयर में भरती जाऊंगी ये इसको पुश करेगा एंड इट विल बिकम मोर बिगर। जैसे और बिगर होता है उसकी लिमिट जो होती है पूरा फूलने की, उस तक पहुंचते ही ये रबर का बनता है ना बलून, रबर भी उल्टा फोर्स लगाने लग जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा।
तो ये जो पानी अंदर की तरफ, मतलब एयर जो अंदर की तरफ से प्रेशर लगाता है साइटोप्लाज्म या सेल के ऊपर, उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर. सी, when the cells are placed in hypotonic solution, water diffuses into the cell, जिसके वजह से साइटोप्लाज्म की एक प्रेशर बिल्डअप करेगा, उल्टा प्रेशर लगाएगा ये सेल वॉल के ऊपर. ठीक है, मतलब अंदर से प्रेशर लग रहा है, उसको रोकने के लिए काउंटर प्रेशर आता है, वो होता है वॉल का प्रेशर. उसको हम प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे या वॉल प्रेशर भी कहते हैं. So the pressure exerted by the protoplast due to entry of the water is called as pressure potential. अंदर की जो भी प्रेशर लगती है ना, उसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल, एंड बाहर से जो प्रेशर लगता है उसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर. ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों अभी बताओ, मैं फिर से समझाऊंगी. खामखा चुप ना बैठो, ठीक है. मैम प्रेशर पोटेंशियल और वॉल प्रेशर तो आपने एक ही को बोला ना. नहीं, वॉल प्रेशर मतलब जो बाहर से ये आएगा प्रेशर. नहीं, इफ आई हैव सेड दैट सेंटेंस आई टेक इट बैक. वॉल प्रेशर मतलब जो सेल वॉल क्यों लगाता है ये वॉल प्रेशर, ताकि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे. वरना अगर वॉल प्रेशर नहीं लगाएगा ना तो ये फूट जाएगा, सेल विल गेट रप्चर. यस मैम. अगर ये वाला ये तो बलून पे नहीं होता. ये तो ऑब्वियस है ना, मतलब जिस पे हम फोर्स लगाएंगे वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा. हाँ, वही चीज है, वही चीज है. अंदर से जो प्रेशर लगता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म का या साइटोप्लाज्म का प्रेशर, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं. एंड बाहर से जो प्रेशर लगता है वो होता है वॉल प्रेशर. एंड टर्गर प्रेशर को ही हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं. यही मैम, इसी को आपने पहले दोनों को एक ही बोल दिया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा था. माय मिस्टेक. एनीवन एल्स? अगर ये कंफ्यूज हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ. ओके, यहाँ पे लिखा था मैंने, सही है, ये गलत है. ओके, आई हैव करेक्टेड इट. क्लियर? यस मैम. सुनो. ओके, ठीक है, यहाँ तक सुनो एवरीबॉडी. यहाँ तक मैं क्लास को रोक रही हूँ, तो जिसको भी डाउट है स्टे बैक, वरना बाकी लोगों को जिनको नींद आ रही है ना, यू कैन लीव द क्लास. ओके, एंड बिफोर लिविंग प्लीज सब लोग जिसको भी मेल नहीं आया है रिगार्डिंग योर न्यू व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड बैचेस, पुट मी योर नेम, आईडी एंड ईमेल आईडी. आई विल फॉरवर्ड इट. एंड मंडे से आपका शेड्यूल स्टार्ट होना है, ठीक है? मैम मेल तो मेरे ऊपर भी नहीं आया. हाँ, तो पुट अ मैसेज देन. अमृता, आपका मैसेज कहाँ है? मैं ढूंढते जा रही हूँ, पीछे कहीं पे भी नहीं है. अमृता, पुट इट अगेन. जिसको भी नहीं आया है, पुट योर नेम, स्टूडेंट आईडी एंड जीमेल आईडी एक साथ डाल दो. अमृता, व्हाट्सएप पे भी नहीं आया है. मेरा व्हाट्सएप ऑन है. आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज फ्रॉम यू. हाँ अंजलि, जो भी हो यहाँ पे डाल दो एक बार. पुट इन दिस चैट बॉक्स. ओके, हरिओम का मुझे मिला है. पुट इन दिस चैट बॉक्स सो दैट इट विल बी इजी. ओके, जिसको भी मिला है ठीक है, कोई बात नहीं. मंडे से हम लोग न्यू पैटर्न स्टार्ट करेंगे. मैम मैंने ये कर दिया, मैसेज में fine. ये कर दिया. यस. ओके, सो जिसको भी डाउट है स्टे बैक, वी विल सॉल्व योर डाउट्स. एंड जिसको भी नहीं है दे कैन लीव द क्लास. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चे. ओके, बाय बाय. मैम. ओके मैम.